दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप भारतीय संविधान का टॉप 10 100 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई भी बुक लूसेंट हो या कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ यही बुक पढ़ के आप कोई भी एग्जाम में, जो भी हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे हर एक एग्जाम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा कैसे आप मतलब हर एक एग्जाम एक क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन है जो मैं बताऊंगा, व्याख्या कैसे करते हैं। हर एक जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, एक ही आंसर होता है ना, तीन जो ऑप्शन बचता है उसके मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए आएगा, जो बगल में देखिए, बगल में रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिए कि वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए देखिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। आज कभी नहीं देखेंगे इतना अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले न्यायाधीश का नाम बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध संसद में स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। एग्जाम अब देख लेते हैं ऑप्शन। आप न्यायमूर्ति महाजन, न्यायमूर्ति सुब्बाराव, न्यायमूर्ति रामास्वामी, न्यायमूर्ति वीर स्वामी। दोस्तों, आपको 5 सेकेंड मिलता है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कमेंट बताएगा उसको नाम लेकर मैं बुलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं किसका फर्स्ट आ रहा है। रवि कुमार का फर्स्ट है, न्यायमूर्ति सुब्बाराव। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा क्या, न्यायमूर्ति रामास्वामी। इसका क्या होगा, न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है। इसका आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले न्यायाधीश के नाम बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के उस पहले न्यायाधीश है जो संसद में स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। कौन था, न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है। ये 4 जून 2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, सीजीएल का क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन इसका जहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं। मैंने बताया था कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, ठीक है। वीर स्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी, ठीक है। वर्ष 1990 के मध्य के दौरान कई मीडिया हाउस ने उनके दोंग के बारे में बताया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यालय के दौरान उनके आधिकारिक निवास पर खर्च था, ठीक है। उनके महाभियोग के लिए बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1991 को एक प्रस्ताव पारित किया था और भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें आगे कोई कानून ऐसा में नहीं पेश किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का, जिसको हिंदी देखना वो नहीं देख सकता, इंग्लिश देखना हिंदी। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंट्रल स्टेट रिलेशन मेंशन, ठीक है। इसका देख ले, ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 227 से 234, अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 234 से 240, 265 से 277, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कब पूछा। इसका कौन होगा, सेकेंड भाग होगा, ठीक है। ठीक, सेकेंड भाग होगा। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में इसका वर्णन किया गया। भारतीय संविधान किस केंद्र और राज्य में, ठीक है, केंद्र और राज्य का संबंध का उल्लेख भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में किया गया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। और यह ऑप्शन मेन इम्पोर्टेंट है। 227 से 234 में क्या हुआ, भाग 6 में 234-40 में क्या हुआ, 265-277 में क्या हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। देखिए, भारतीय संविधान के 11वां केंद्र राज्य संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं भाग 6 में अनुच्छेद 227 से 234 में विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका की तरह राज्य शासन मशीनरी, ठीक है। अब भाग 10 में अनुच्छेद 234 से 40 में अनुसूची और आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा पर उल्लेख से संबंधित कानूनों का संकल्प, ठीक है। भाग 10 में केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के संविधान के किसके मौलिक अधिकार में है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका।
आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24। ठीक है, देखते हैं इसका 6 जून 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। आप लोग 5 सेकेंड टाइम मिलता है, आप एग्जाम्पल देके बताइए। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान भारत पर पूरे क्षेत्र में मुफ्त आजावाही का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में देख लेते हैं, कानून की समानता, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, 19 में देख लेते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ आंदोलन, निवास और पेशे के अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 21 में देख लेते हैं, जीवन की सुरक्षा और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आर्टिकल 24 में देखते हैं, कारखानों में काम करने वाले बच्चे का निषेध। ठीक है, आपको टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, 14 में क्या है, 19 में क्या, और 21 में क्या, और 24 में क्या। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 252 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 पूर्व पद वास्तविक कानून, खतरा, आत्म उत्पीड़न है। ठीक है, आपातकाल क्या है, आर्टिकल 352 के दौरान। ठीक है, चलिए दोस्तों उसी का था, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है। 39A, 32A, 43A, 48A। ठीक है, पूछा गया है कब है, 6 जून 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है, सीपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 5 सेकंड दिया था, बताइए कौन सा आर्टिकल होगा, 39A, 32A या 43A या 48A? इसका होगा 39A। ठीक है, और 32A में क्या होगा, 43A में क्या होगा, 48A में क्या होगा, देखते हैं इसका। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39A में, ठीक है, यह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। 39A हो गया, 39A में क्या है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना। 48A में क्या है, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना। और 32A में क्या है, अनुच्छेद निरस्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक स्वेच्छा सहायता में कार्य करेगा? बीच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल ऑथोराइज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड फॉर सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। आर्टिकल 144 हो गया, आर्टिकल 157 हो गया, आर्टिकल 137 हो गया, आर्टिकल 121 हो गया। देखते हैं कब पूछा गया ये क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2019 में शिफ्ट 2 में सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए दोस्तों 5 सेकेंड आपको मिलता है, बताइए इसका क्वेश्चन सबसे पहले किसका आ रहा है। यहाँ पर कमेंट मैं देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होता है, मैं ही बता देता हूँ। आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 के भारत के संविधान के किस भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक स्वेच्छा न्याय सहायता में कार्य करेगा, वो क्या होता है 144, 157, 137 और 121 में क्या है देख लेते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी आधिकारिक नागरिक और न्यायिक स्वेच्छा न्यायालय की सहायता में कार्य करेगी। भारत के संविधान अनुच्छेद 157 राज्य के राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 स्वच्छ न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार की समीक्षा करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा है। सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर, ठीक है। टोटल 144, 157, 137, 121 टोटल आपको आर्टिकल पता चल गया है कि क्या क्या कौन में क्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इंक्लूड इन इट, ठीक है। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक है। कब पूछा गया है? 9 दिसंबर 2019 में शिफ्ट 2 में सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा इसमें, आंसर बताइए प्लीज। चलिए देख रहे हैं, मैं कमेंट देख रहे हैं, कौन है? कृष्णा शाह संघ सूची बता रहा है। इसका आंसर संघ सूची आ रहा है। ज़्यादा लड़का को देख रहे हैं बी 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 कर रहा है, आंसर 2 बता रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कौन आ रहा है। राज्य सूची होगा, ठीक है। और जिसको नहीं आता है वो देख ले, गलत आंसर न दे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका। और समवर्ती सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची में क्या 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 आता है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में है, ठीक है, राज्य सूची में दिया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और ये राज्य, वाणिज्य, दूतावास और संघ सूची है। राज्य सूची में सूरजमुखी शामिल है जिसके तहत राज्य विधायक द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। संघ सूची में रक्षा, रेलवे इत्यादि जैसे विषय शामिल है जिसके तहत कानून संसाधन द्वारा बनाए जा सकते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को शक्तियां प्रदान करती है, ठीक है। दोस्तों आप कम क्वेश्चन के चक्कर में न रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पशुधन और पशुपालन एक ही क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन क्या होता है? 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 3 क्वेश्चन और न बन रहा है ना। संघ सूची में क्या है, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची में क्या है, इसीलिए एक क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। ये टोटल प्रीवियस ईयर्स कुछ, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर बुक में या कहीं भी जाकर देख सकते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों को ऐसे राज्य में संरक्षित नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या अधिक नहीं है, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नोट बी द कॉन्स्टिट्यूट इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एग्जिस्टिंग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 20 लाख, ठीक है। कि अनुसार मध्यवर्ती पंचायतों को ऐसे राज्य में संरक्षित नहीं किया जिसकी जनसंख्या इतना अधिक नहीं है, ठीक है। इसका देखिए कब पूछा गया? 9 दिसंबर 2019 से सीपीओ सेकेंड। टोटल क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया, ठीक है। अब एक सीट में देख लिए 3 से 4 क्वेश्चन आता है भारत के संविधान से, पॉलिटी से, ठीक है। चलिए दोस्तों कमेंट में आंसर जल्दी बताइए, 5 सेकेंड आपको मिलता है, ज़्यादा समय तो नहीं ले सकते हैं आपको। चलिए दोस्तों मैं ही बता देता इसका आंसर क्या होगा। 20 लाख। 20 लाख जिसकी जनसंख्या अधिक नहीं है, 20 लाख से जनसंख्या अधिक नहीं है, उसको मध्यवर्ती स्तर और पंचायती ऐसे राज्यों में संरक्षित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखते भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों 20 लाख से अधिक नहीं होने पर संविधान नहीं हो सकती, ठीक है। 20 लाख से अधिक नहीं होगा तो संविधान में नहीं आ सकता, ठीक है। भाग 9 अनुच्छेद 243B, ठीक है, भाग 9 अनुच्छेद 243B में प्रत्येक गांव, जिले और राज्यों में पंचायती राज संसाधन के लिए प्रदान करता है। यह पंचायत की स्थापना के लिए मिलने वाली शर्तों को प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 को प्रविष्ट के माध्यम से भारत में पंचायती राज संसाधन में 73वां संवैधानिक दर्जा है, ठीक है। भाग 9 में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया जिसका गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप आप लोग को टोटल कन्फ्यूजन दूर हो रहा है और अच्छा भी सेशन लग रहा होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अलावा 3 से 4 टोटल जो मैं ऑप्शन वैसा ही रखा हूँ जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि किसे दी गई थी? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द लिटल ऑफ वायसरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। 1856 में दिया गया है, या 1859 में, 1857 में, 1858 में। ठीक है, कब पूछा गया है? ये 9 दिसंबर 2019 में। शिफ्ट सीक्वेंस टोटल प्रीवियस क्वेश्चन एक भी मैं कहीं से ला कर नहीं रखा, टोटल मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेकर रखा है, क्योंकि आपको प्रीवियस बार बार एग्जाम में वही दोहराया। और देखिए ये सेशन है और कल भी दूसरा सेशन लाऊंगा, तो वो भी देखिए मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, इसमें एक कौन 4 गो है तो किसी एक ही ना आंसर होगा इसमें, 1856, 59 या 57 या 58, मगर 3 में क्या होगा? 3 का मैं बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। सोनम कुमारी, जिसका फर्स्ट आंसर आया 1859। ठीक है, चलिए देख लेते सोनम जी, देखते हैं। 1858 इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत के गवर्नर पहली बार गवर्नर जनरल 1858 में वायसराय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारत में। चलिए देख लेता है। भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में पहली बार वायसराय की खिताब दिया गया था। ठीक है, याद कर ले, पहली बार भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में दिया गया था वायसराय की खिताब। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 वायसराय की खिताब बनाया गया था। लॉर्ड कनिंग भारत कौन था? दिया गया था कब? 1858 में। और कौन था पहले? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 को पूर्व भारत की कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था और इसे ब्रिटिश ताज में हस्तांतरित कर दिया गया था। अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक के न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने भारत के लिए एक नया कार्यकाल राज्य सचिव भी बनाया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, याद कर ले, भारत गवर्नर जनरल 1858 में। आपको सेशन में याद करा देंगे। ठीक है, आपको घर पर सिर्फ रिवीजन करना है, यहाँ पर आकर पढ़िए, घर पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेशन देखना है, अपने आप याद। मैं इतना रिपीट ही करूँगा कि बार बार आपको याद हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में वायसराय किताब प्रथम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने की शक्ति निहित किसमें है? चुनाव और सभी संदेहों को निहित किसमें है? जांच करने की। द पावर टू इंक्वायर इनटू द डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स arising आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द। ठीक है, चलिए दोस्तों, उच्च न्यायालय या राज्य के सभापति या दिल्ली का उच्च न्यायालय लोकपाल। ठीक है, ये भी पूछा गया है। कब पूछा गया देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर दिख गया। 19 दिसंबर 2019 में शिफ्ट 2 में सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कौन होगा? तो पहले ही बता दिया, आप लोग देख लिए होंगे आंसर। उच्च न्यायालय होता। ठीक है, राष्ट्रपति के जो भी संदेह और विवादों की जांच करने का उच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ही इसका आदेश रहता है। ठीक है, देखते हैं। और राज्यसभा के पति दिल्ली का उच्च न्यायालय लोकपाल में क्या क्या निहित है देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी विवादों और संदेह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में, देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान, कोई भी क्वेश्चन पूछ लगेगा कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान दिया गया था? कौन है? अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 61 में उसके महाभियोग देखिए, चुनाव 54 और 61 में महाभियोग। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखें। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें निर्वाचित सदस्य और संसद दोनों सदन शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य राज्य के विधान सभा और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों का घाव सभाओं और निर्वाचित सदस्यों के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेते हुए, अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको कम समय में अच्छा चीज़ प्रोवाइड करना और ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखकर किससे इस्तीफा दे? तो आसान क्वेश्चन है। होम कैन द प्रेसिडेंट रिजाइन बाय द रेजिग्नेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, चलिए जवाब दीजिए। सबका आ रहा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सबको ये पता होगा ही। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मुख्य, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। 3 गो ऑप्शन जो बचा उसका भी तो देखना है ना, ये भी पूछा हुआ है।
9 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा होगा सीपीओ में, ठीक है। देखते हैं इसका, उपराष्ट्रपति ही आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र लिखकर अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य होने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्र ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, कितनी उम्र चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 65, ठीक है। और किस महाभियोग पिछले बार बताया था 61, ठीक है, मिलता जुलता आ रहा है, ठीक है। यदि कार्यालय इस्तीफे, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा से रिक्त हो जाता है तो इस तरह की रिक्तियाँ को घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पूरा किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देगा, उपराष्ट्रीय राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अपना मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौलिक जवाब के लिए तारांकित प्रश्नों को अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा में कि विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब के लिए तांत्रिक प्रश्नों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 12, 15, 10 या 20। तो पूछा गया 9 दिसंबर 2019 में शिफ्ट 2 में सीपीओ में पूछा गया, ठीक है। टोटल मैंने लिया एक सेशन, एक शिफ्ट में देखा कि एक शिफ्ट में भारतीय संविधान से कितना क्वेश्चन आ रहा है। मैंने देखा 4 से 5 आते हैं, ठीक है। आपको 4 से 5 आ रहा है तब बहुत अच्छा, आप इतना पढ़ लीजिए, आपको फिक्स आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूँ गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, 20 होगा, ठीक है। चर्चा के लिए मौलिक जवाब क्या होगा? सब अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। तारांकित प्रश्न वह है जिसके लिए सदन के पटल पर मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर देना आवश्यक है। लोकसभा में एक विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकार किए गए तारांकित प्रश्न मौखिक प्रश्न संख्या 20 है। अतांत्रिक प्रश्न जिसके लिए मंत्री लिखित उत्तर तालिका पर है। लघु सूचना प्रश्न वह है जिसके लिए सदस्यों द्वारा तत्काल प्रकृति के सार्वजनिक महत्व के मामले में पूछा जा सकता है। भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे के प्रश्नकाल के लिए आवंटित किया जाता है। इस घंटे में संसद के सदस्य प्रसारण और गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी कानून को तहत जल्द ही भंग न हो जाए, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी कानून के तहत जल्दी भंग न हो जाए तो वो पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से वर्ष तक जारी रख सकती है, ठीक है। ईच पंचायत अनलेस डिसॉल्व्ड सून अंडर एनी लॉ में कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट मीटिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट ईयर एंड नोट देयर आफ्टर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, 5, 3, 1 कितना वर्ष में दिए, कितना वर्ष लगेगा, ठीक है। ये भी सीपीओ में ही पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए दोस्तों जल्दी भंग करने के लिए कितने साल चाहिए पहली बैठक में, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, इसका होगा कितना, 5 होगा। 5 वर्ष तक जारी रख सकती है, ठीक है, पहली बैठक नियुक्ति। देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख 5 वर्ष तक जारी रख सकती है। इसे पहले राज्य कानून के अनुसार भंग किया जा सकता है। समय से पहले विघटन के बाद एक पंचायत का पुनर्गठन शेष अवधि के लिए ही जारी है, लेकिन अगर शेष अवधि 6 महीने से कम है तो वह एलिफेंटेशन रखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। 1992 के इम्पोर्टेंट है, 1992 के 73वें में संशोधन अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था केवल 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के लिए है। भारत की पहली ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहली पंचायत कहाँ बनी थी? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक काउंसिलिंग होगी जिसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से अधिक कितने हैं? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री consist of not more than of the total number of the member in the legislative assembly, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, पूछा गया क्या में, यह सीपीओ में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? 0.1 होगा, ठीक है।
0.1 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। कुल सदस्यों संख्या से, कुल सदस्यों संख्या से अधिक 0.1 नहीं होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। इसका मैं ऐसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 10% या 0.1 से अधिक मंत्रियों की नहीं मंत्रिपरिषद होगी। 69वें संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया और एक राज्य विधानसभा और उपराज्यपाल के लिए प्रदान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद की शक्ति 15% अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 81 की संख्या संघ शासित प्रदेशों में चुनी जानी चाहिए, ठीक है, ये याद रखें। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसका बेस्ट एग्जामिनेशन, मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन किया हूँ एक बेस्ट है, ठीक है, व्याख्या जो किए हैं इसका बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और आपको टोटल करने उत्तर प्रदेश से लगभग 20 क्वेश्चन इससे बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर कैन बी द अपॉइंटमेंट इन द राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। 18, 22, 31, 39, जल्दी जल्दी दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया 2019 में सीपीओ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ही देख लेता हूँ। 31, ठीक है, 31 होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 31, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पेन कौन सा, रेड कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्ति मेंबर की कुल संख्या कितना है? 31 है, ठीक है, 31 है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है। इन सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानियुक्त होती है, ठीक है। राज्यसभा के वैकल्पिक नाम और ऊंचे सदन बड़े घर राज्यों का सम्मेलन, ठीक है। राज्यसभा के अधिकतम संख्या अधिकतम सीट कितनी? 250 होता है में, ठीक है, 250 फिक्स होता है, 250, ठीक है। राज्यसभा का वर्तमान सदस्य कितना है? 245, ठीक है। सब टोटल उत्तर प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने का सदस्य 229 है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य 4 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य कितना है? 12, ठीक है। ये टोटल है राज्यसभा में कितना टोटल 250 है ठीक है। राज्यसभा के वर्तमान सदस्य कितना? 245 अभी है हाल फिलहाल। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति कितना मनोनीत कर सकता है? 12 कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसका। राज्यसभा में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटित है संविधान की 4वीं अनुसूची में, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश सीटों का आवंटन किया गया है संविधान की 4वीं अनुसूची में, ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष अभी क्या है? फिलहाल वेंकैया नायडू है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन? हरिवंश नारायण सिंह अभी फिलहाल जो अभी है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बेस्ट व्याख्या किए हैं हम और अच्छे तरीके से बताए हैं। और एक क्वेश्चन नहीं, एक के बदले 4 क्वेश्चन। आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया इसका सेशन मैं और लेके आऊँगा। कृपया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं। और लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा? आपको अच्छा नहीं लग रहा कमेंट में बताइए कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा, डिसलाइक कर दीजिए और उसका रीज़न भी कमेंट में बताइए, ठीक है। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले